नमस्कार दोस्तों, कापा फिनम में आपका स्वागत है। मैं आपका ट्रेडिंग मेंटर प्रकाश सर। आज हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स को सीखेंगे। ये पहला भाग है, इसमें अलग अलग पार्ट्स में कोर्स आएगा। इसमें हम ये देखेंगे कि प्राइस एक्शन को किस तरह से हम इजीली समझ सकते हैं। व्हाट इज प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन किसी भी सिक्योरिटी के मूवमेंट को समझने की आर्ट है। ओके, इसमें हम कोई भी इंडिकेटर या ऑसिलेटर यूज नहीं करते हैं। इसमें प्राइस का जो चार्ट होता है वही हमारा एकमात्र टूल होता है। हर कोई इंडिकेटर प्राइस के बेस पे बनता है। आप किसी भी इंडिकेटर को देखेंगे प्राइस के अनुसार बनता है। तो अगर हम प्राइस को ही समझ ले तो इंडिकेटर की हमें जरूरत नहीं होगी। वो एक कंसेप्ट है जिसको हम ध्यान में रख के प्राइस एक्शन को हम सीखते हैं। जो प्राइस एक्शन है उसमें ऐसा माना जाता है कि प्राइस इज डिस्काउंटेड, वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी होती है। जो भी बैटल होता है बायर और सेलर्स के बीच में, वो जब होता है तो उसके फुटप्रिंट्स होते हैं, वो दिखते हैं हमें। फुटप्रिंट्स का मतलब कहाँ पे कितना ऑर्डर लिया गया, कहाँ पे कितना मूवमेंट हुआ। सो ये जो चीज है वो हमें दिखती है और उसके बेस पे हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। और ये समझना जो है कि भाई कहाँ पे क्या हुआ बाइंग और सेलिंग में, उसी को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। वाई प्राइस एक्शन वर्क्स? प्राइस एक्शन क्यों काम करता है? बिकॉज इट इज यूनिवर्सल। प्राइस एक्शन को आप किसी भी लिक्विड एसेट पे आप उसको यूज कर सकते हैं। स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज, किसी पर भी। तो यूनिवर्सल है, वो रियल टाइम है। प्राइस एक्शन में कोई लेग नहीं है। लेग का मतलब कोई उसमें जो अभी चार्ट में जो हो रहा होगा वही वहां पे वही यहां दिखेगा। ओके, इसमें आपको लाइव डिमांड एंड सप्लाई की जो भी मूवमेंट हो रही है आपको क्लियरली नजर आएगी। इसमें लेग नहीं है। सो हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा इट इज साइकोलॉजिकल। इसमें ह्यूमन बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। फियर, ग्रीड। जब फियर होता है मार्केट में तो आपने देखा होगा मार्केट होती है वो नेगेटिव हो जाती है। और जब ग्रीड होती है, जब लगता है कि बहुत पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ है, तब मार्केट पॉजिटिव हो जाती है। तो क्लियरली आपको प्राइस एक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। प्राइस एक्शन है वो सेल्फ फुलफिलिंग है। इसका मतलब है कि जो पैटर्न है वो रिपीटेबल है, वो रिपीट होती रहेगी। उससे में उसको उसमें काम करना इजी हो जाता है। जो लास्ट जो उसका इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि इट इज क्लीन। प्राइस एक्शन क्लीन है। वो क्यों क्लीन है? क्योंकि चार्ट पे कुछ में हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं, कोई क्लटर नहीं होता है। उससे हमारी जो थिंकिंग वो हम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं प्राइस के बेस पे। जिसके कोर प्रिंसिपल्स है प्राइस एक्शन के, वह है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। जो कुछ भी होता है फंडामेंटली, टेक्निकली, साइकोलॉजिकली, वो सब कुछ आपको प्राइस चार्ट पे दिख जाता है। इसके लिए कोई न्यूज चैनल अलग से देखने की जरूरत नहीं है। आपको एक अंदाजा लग ही जाएगा कि प्राइस में ये मूवमेंट हुई है तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए न्यूज के बेस पे डिपेंड रहना जरूरी नहीं होता है। दूसरा, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स एंड रेंजेस। प्राइस जो होती है वो एक डायरेक्शन जो होती है वो ट्रेंड होती है, और जो रेंज होती है वो साइडवेज होती है। सो भाई स्ट्रैटेजी हम उस हिसाब से बनाते हैं। ट्रेंड की स्ट्रेटेजी अलग रहती है, साइडवेज में रेंज की स्ट्रेटेजी हमारी अलग रहती है। जो थर्ड है प्रिंसिपल वो है हिस्ट्री रिपीट्स बिकॉज ह्यूमन रिपीट्स। सही बात है, ह्यूमन बीइंग हर चीज रिपीटेटिव। वी आर रिपीटेटिव इन नेचर। तो इसी तरह से जो पैटर्न जो होती है, जो चार्ट की पैटर्न है, जो प्राइस की पैटर्न है, वो रिपीटेटिव होती है। उसमें फियर, ग्रीड, होप, पैनिक, वो सब कुछ उसमें आपको दिख जाएगा। सो आप अपने डिसीजन मेकिंग उस हिसाब से कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है हायर टाइम फ्रेम्स डोमिनेट्स। हाई जो टाइम फ्रेम है ना वो डोमिनेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 5 मिनट पे कोई चीज पे आप काम करना चाहते हैं तो उससे ऊपर की 2 और टाइम फ्रेम पे आपको देखना जरूरी है कि ट्रेंड का जो मूवमेंट है वो किस तरफ का है। तो 5 मिनट को अगर हम देखेंगे तो हमें 1 आवर का भी देखना पड़ेगा मूवमेंट, और हमें डेली का भी देखना पड़ेगा। तो उससे हमारा डिसीजन मेकिंग है वो ईजी हो जाता है, क्लियर होता है। अब मान लीजिए कि मार्केट है वो आर्ली में नेगेटिव है, और आप उसमें अगर आप बाइंग का अगर आप मूव ले लोगे, आप अगर सौदा ले लोगे, तो इट्स पॉसिबिलिटी इज देयर कि आप उसमें नहीं ठीक से काम कर पाओगे। सो हमें जो मूवमेंट ऑफ हायर टाइम फ्रेम है उसके अनुसार ही हमें लोअर टाइम फ्रेम पे अपने एंट्रीज या एग्जिट जो भी होता है लेना कर होता है। कंटेक्स्ट इज किंग। कंटेक्स्ट इज किंग का मतलब होता है कि कोई भी सिंगल कैंडल या पैटर्न होती है ना, वो आइसोलेशन में काम नहीं करती है। इसमें कंटेक्स्ट समझना जरूरी है। ये मैं समझाता हूं ये क्या है। हमें बाजार को ऐसे देखना है कि भाई कोई बोलता है कि ये वाली कैंडल होगी तो आप ये डिसीजन ले लो, ऐसा नहीं है।
आपको बाजार के बीच में अगर मान लीजिए बाजार मूव हो रहा है और बीच में अगर आपको कहीं पर भी हैमर आ गया तो आप बोलोगे चलो यहाँ से बाजार है वो ये वाला डिसीजन ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हैमर दिखता है तो नॉइस कहलाता है, वो उसमें कुछ नहीं होता है। तो ये जो है ना, ये कंटेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आप जो डिसीजन ले रहे हो वो आप पॉजिटिविटी की तरफ, पॉजिटिव साइड पे ले रहे हो या साइडवेज में ले रहे हो या नेगेटिव मूवमेंट की तरफ ले रहे हो, वो बहुत जरूरी होता है। कैंडल की बात चली तो चलो कैंडल को एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। एनाटॉमी ऑफ कैंडल जो होती है उसका मतलब है कि जो कैंडल है वो दो पार्ट में बनी हुई है। एक होता है बॉडी का पार्ट और एक होता है वीक का पार्ट या शेडोज जिनको हम बोलते हैं। तो जो बॉडी होती है वो रिफ्लेक्ट करती है कि बाई कहां से हुआ, मतलब ओपन कहां से हुआ और सेल कहां पे हुआ। जो वीक्स होती है वो बताती है कि बाजार ने इसके अलावा ऊपर या नीचे मूवमेंट कहां कहां की। सो अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको नजर आएगा कि जो अपर वीक है, मतलब बाजार जो नीचे की तरफ ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया। अपर वीक का मतलब बाजार ने कोशिश की ऊपर जाने की, पर ऊपर से प्रेशर आ गया तो वापस वो नीचे आ गया। इसी तरह से बाजार में सेलर्स लोगों ने नीचे ले जाने की कोशिश की थी, पर बायर स्ट्रॉन्ग थे तो उन्होंने ऊपर ले वापस ले आए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट जरूरी है। अब जो कैंडल होती है उसमें उसकी साइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी तो उसकी बॉडी की साइज ज्यादा बड़ी होगी और उसमें वीक्स छोटी छोटी होगी या नहीं होगी, तो वो आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस बताती है। और जब छोटी बॉडी और वीक्स बड़ी होती है तो वो इंडिसिशन बताती है। अब अलग अलग टाइप के कैंडल्स है, पर हम उसको दो पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं। मैंने तो इतना ही समझा है कि एक तो होता है डिसिसिव कैंडल, होती है दूसरी इंडिसिसिव कैंडल। डिसिसिव कैंडल में सबसे इंपॉर्टेंट है मारूबोजू, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। उसमें आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन ये वाले इसमें ज्यादा हो जाता है, ये तो मारूबोजू बन जाएगी। तो जो मारूबोजू होती है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है जिसमें नीचे शेडो न के बराबर होता है या होता ही नहीं है। फिर अगर इंडिसिसिव आप देखेंगे तो डोजी है, फिर बाद में यहाँ पे स्पिनिंग टॉप्स है। ओके, और ये जो रिवर्सल कैंडल्स होती है, ये कैंडल्स अगर आपको एंड में दिखे, मूव के एंड में, या अपसाइड या डाउन साइड, तो वो डिसिसिव होती है। तो अगर मिडल ऑफ द मूव दिखे तो वो नॉइस कहलाता है। सो हमें ये सब इतना, ये जो है ये कैंडल्स, ये इतनी पैटर्न हमारे लिए इनफ है समझनी। इसके बेस पे हम काफी सारे अपने जो भी ट्रेडिंग में हम बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। आपको 100-200 टाइप की कैंडल पैटर्न, ये वो 3 स्टार डाउन, थ्री सोल्जर्स अप, ये कुछ जरूरी नहीं है। ये सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो इतनी कैंडल स्टिक अगर आप समझ लेते हैं, इनको ध्यान में रख लेते हैं, तो आपका काम आसान हो जाता है। आपको कंटेक्स्ट पर समझना जरूरी है कि ये कैंडल कहां पर अपीयर हो रही है, किस पोजीशन पे अपीयर हो रही है, ये जरूरी होता है। मार्केट स्ट्रक्चर एंड टेंडन एनालिसिस को हम करते हैं। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना, वो एक तरह से स्केलेटन है, मतलब जो हमारा हड्डियों का ढांचा होता है वैसा होता है। इसके बेस पे हम डिसीजन लेके कि बाजार ट्रेंडिंग है, डाउन ट्रेंड है, या रेंज बाउंड, या मतलब साइडवेज है। अगर अप ट्रेंड होगा तो उसमें हायर हाई और हायर लो बनेंगे। ओके, तो जब हम चार्ट को देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे एक हायर हाई बना, फिर उसके बाद में नीचे हायर लो बना, और फिर ये मार्केट ऊपर जाके एक और हायर हायर बनाएगा। सो ये अप ट्रेंड कहलाता है। इसी तरह से बाजार जो है वो लोअर हाई एंड लोअर लो जब बनाता है तो वो डाउन ट्रेंड कहा जाता है। जहां पर आप देखेंगे बाजार नीचे गया, फिर ऊपर एक लोअर हाई बनाया, फिर नीचे लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया। सो ये नेगेटिव मार्केट होता है, इसमें नीचे की तरफ मार्केट मूव कर रहा होता है। जो मार्केट होता है वो रेंज बाउंड या साइडवेज जो होता है, वो तब होता है जब एक वो सीलिंग बना लेता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे रेड कैंडल से लेके यहाँ तक ये पूरा एक सीलिंग है, उसके बाद में वो ट्रेंड ब्रेकआउट करता है। तो जो होता है रेंज बाउंड मार्केट होता है, इसे हमें समझना जरूरी होता है। सबसे स्लो मार्केट ये कहा जाता है, और ज्यादातर टाइम जो मार्केट है वो रेंज बाउंड रहता है, उसके बाद में उसमें इंपल्स होती है। अब हम ट्रेंड स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को समझते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि स्विंग लो, ये लोएस्ट पॉइंट है, बाद में बाजार ऊपर जाता है और यहां पर एक स्विंग हाई बनाता है। उसके बाद में जब बाजार करेक्शन करके नीचे होता है और जब ऊपर जाता है तो यहां पर एक स्विंग लो ये बन जाता है। फिर ऊपर जाके जब नीचे जाना शुरू करता है तो स्विंग हाई बन जाता है। तो ये सभी के सभी डिसिसिव पॉइंट्स होते हैं। इन सभी पॉइंट्स के बेस पे हम लोग अपने काम को इजीली हम लोग कर सकते हैं, हम अपनी जो पोजीशन है वो हम इजीली बना सकते हैं। ट्रेंड स्ट्रक्चर कंसेप्ट में नेक्स्ट जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, मार्केट जो है वह ऊपर गया, फिर करेक्शन किया, और फिर जब इस स्ट्रक्चर को तोड़ेगा तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहलाएगा।
सो यहां पर हमें क्या समझ आती है ये बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर में कि ये जो है ये आपका सपोर्ट बन जाएगा। तो कल को अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये पॉइंट पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल एक तरह का सपोर्ट है कि भाई यहां पर हमें यहां पे बाजार की पॉसिबिलिटी कि यहां पे से वापस वो अप ट्रेंड मूव शुरू हो सकती है। इसी तरह से जब हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर नेगेटिव साइड डाउन साइड हम देखेंगे तो उसमें भी हमें नजर आएगा कि जो मार्केट है वो नीचे आया, रिट्रेस किया, यहां पर उसने रेजिस्टेंस जोन बनाया और फिर वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके चला गया। तो हमारे लिए ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस था। सो कल को जब बाजार ऊपर जाएगा तब हम इस जोन पे हम लोग कॉशियस हो जाएंगे, हम ध्यान से यहाँ पर काम करेंगे। यहां से हम उसको हम अगेन कंटेक्स्ट के हिसाब से मूव करेंगे, भाई क्या पोजिशनिंग पॉसिबल है वो। एलियट वेव प्रिंसिपल्स के हिसाब से दो तरह की मूव होती है, एक होती है इंपल्स और दूसरी करेक्शन। इंपल्स में स्ट्रांग मूव होती है जिसमें इंस्टीट्यूशनल बायर्स आते हैं। ये स्ट्रांग मूव के अंदर आप मूव करने के आप अगर मूव इसमें आप एंटर होने की कोशिश करेंगे इस मूव में तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इट इज लाइक कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, जिसका मतलब है कि आप गिरते हुए नाइफ को, गिरती हुई छुरी को आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आपका घायल होना तो 100% पॉसिबल है। सो ये वाली चीज में आप एंटर नहीं हो सकते, पर हाँ आप एंटर हो सकते हैं। आप कब एंटर हो सकते हैं? जब इंपल्स के बाद में जब करेक्शन आता है तब आप एंटर हो सकते हैं नेक्स्ट इंपल्स का एडवांटेज लेने के लिए। तो ये जो ये पॉजिटिव साइड है, ये ऊपर की साइड है, ये बुलिश है, ये बेरिश है, ये इंपल्स है, करेक्शन है और फिर इंपल्स है। सो जनरली ऐसी कंडीशन में हमें यहां पे कहीं एंट्री लेना इट विल बी फैटल फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। हमारे लिए एंट्री कहां पे लेनी अच्छी होगी? जब हम यहां पर करेक्शन आता है, जब करेक्शन आएगा तब हम उसमें एंटर लेते हैं, एंटर हो जाते हैं तो हमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पार्ट 1 में वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आप कभी भी मार्केट में काम करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आप एडजस्टेड होते हैं। ऐसा देखा गया है कि आपको कई, मान लीजिए आप 5 मिनट में टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं, 5 मिनट में, तो जब आप 5 मिनट में टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं तो आपके उसके ऊपर की 2 टाइम फ्रेम आपको देख लेनी होती है। जैसे 5 मिनट है तो आप 1 आवर देखेंगे और फिर आप डेली देखेंगे। अगर आवरली टाइम फ्रेम अगर नेगेटिव है तो उसमें आप 5 मिनट में पॉजिटिव अगर आप काम करेंगे तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। उसी तरह से अगर आवरली टाइम फ्रेम जो है वो पॉजिटिव है, उसमें अगर आप नेगेटिव काम करेंगे तो अगेन आप ट्रेंड के विरुद्ध जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसमें आपको नुकसानी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हम जब एनालिसिस करते हैं, इसमें हम चार्ट एनालिसिस आने वाले चैप्टर्स में करेंगे, लाइव चार्ट एनालिसिस भी करेंगे, इवन लाइव मार्केट में भी आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। सो ये जो चीज है इसमें समझना हमें कि कोई भी टाइम फ्रेम, जैसे आवरली अगर आप ले रहे हैं तो आपको डेली और उसके ऊपर वीकली, इन टाइम फ्रेम्स को आपको नजर में रखना जरूरी है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, तो आपको इजीली उसमें बेनिफिट्स मिल जाएंगे और उससे आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि उसमें आप स्टॉप लॉस इजीली डिफाइन कर पाते हैं और आपको लगता है कि भाई मैं वो मेजर टाइम फ्रेम के हिसाब से जाता हूं, तो आपके अंदर एक फियर नहीं रहेगा। मेजर टाइम फ्रेम अगर पॉजिटिव है और मैं अगर नेगेटिव हूं, मैं अगर नेगेटिव पोजीशन में हूं तो मुझे डर रहेगा, पर अगर मेजर टाइम फ्रेम पॉजिटिव है, अगर मैं पॉजिटिव में हूं तो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं इसमें होल्ड कर सकता हूं। फ्रेंड्स, सो हम लोग आज इस फर्स्ट पार्ट के एंड पे पहुंच गए हैं। बिफोर एंड मैं आपसे एक कोट शेयर करता हूं, एनीवन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। कोई कहता है मैंने कभी जीवन में गलती नहीं की, इसका मतलब उसने कभी कुछ नया किया ही नहीं है। Whenever you are trying to learn something, mistakes are bound to happen. गलतियां होती है, जब आप ट्रेड करेंगे तब भी गलती होगी, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता कि मैंने कभी लॉस नहीं किया है या मैंने ऑलवेज प्रॉफिट ही किया है। दिस ऑल आर फेक थिंग्स। इसमें हमें यह समझना है कि हम भले लॉस करें पर हमको लॉस को तुरंत काटना होता है। प्रॉफिट शुड बी मोर एंड लॉस शुड बी लेस, देन वी आर प्रॉफिटेबल। सो मैं आपका ट्रेडिंग मेंटर प्रकाश कापरा फिनहब की तरफ से आपको अलविदा कहूंगा। आने वाले चैप्टर्स में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।